एक रात, सिर्फ एक रात, और एक देश की करेंसी अपनी 30% वैल्यू खो देती है। अगले दिन लोग सोकर उठते हैं और उनकी सैलरी वही है, लेकिन पेट्रोल का दाम डबल हो चुका है, कुकिंग ऑयल का दाम डबल हो चुका है, बच्चों की स्कूल फीस डबल। ये कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं है, ये 2023 में पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तानी रुपया एक दिन में इतनी तेजी से गिरा कि लोग रातों रात यहाँ पे डॉलर और गोल्ड खरीदने के लिए भागे, क्योंकि उन्हें पता था कल तक जो पैसा उनके पास है उसकी वैल्यू कल और कम हो जाएगी। अब जरा सोचिए, यही चीज अगर इंडिया में हो जाए तो क्या होगा। आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, कल सुबह उठो और वही 50,000 रुपए की परचेजिंग पावर सिर्फ 35,000 रुपए रह जाए। आपका पैसा वही है, लेकिन उसकी ताकत अब गायब हो गई है। यह है करेंसी डिवैल्यूएशन, और यह सिर्फ गरीब देशों की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया खुद इसको फेस कर चुका है, सिर्फ 1991 में नहीं, आज भी धीरे धीरे हर साल। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि करेंसी का डिवैल्यूएशन काम कैसे करता है, कौन इसे ट्रिगर करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब रुपया गिरता है तो आपकी जेब, आपकी जॉब, आपकी सेविंग पर इसका क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक सिंपल सवाल की, करेंसी की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। करेंसी अपने आप में कुछ नहीं है, एक कागज का टुकड़ा है। उसकी वैल्यू सिर्फ एक चीज से आती है, जो कि है ट्रस्ट। लोग उसे बिलीव करते हैं कि ये कागज कल भी उतनी ही चीज खरीद पाएगा जितना आज खरीदता है। बट यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में हर करेंसी का एक एक्सचेंज रेट होता है, मतलब $1 के बदले में आपको कितने रुपए मिलते हैं। ये रेट डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। जितने ज़्यादा लोग एक करेंसी चाहते हैं ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी वैल्यू उतनी ही हाई हो जाती है। अब यहाँ एक एनालॉजी समझते हैं जो पूरी इकोनॉमिक्स को सिंपल बना देगा। सोचो, एक ग्लास है और उस ग्लास में पानी भरा है। वो पानी है आपकी करेंसी की वैल्यू। अब अगर आप उसी ग्लास में और पानी डालते हो बिना ग्लास का साइज बढ़ाए, तो क्या होगा? ग्लास यहाँ पे ओवरफ्लो कर जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी वही होता है। जब कोई गवर्नमेंट अपनी करेंसी ज़्यादा प्रिंट करती है बिना इकोनॉमी के एक्चुअल आउटपुट यानी जीडीपी, मतलब देश में बना हुआ टोटल गुड्स सर्विसेज बढ़ाए, तो मार्केट में उतनी ही चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए पैसा ज़्यादा हो गया, तो हर रुपए की वैल्यू गिर जाती है। इसी को इकोनॉमिस्ट कहते हैं इन्फ्लेशन, मतलब चीज़ों के दाम बढ़ना, क्योंकि पैसा ज़्यादा है लेकिन चीज़ें उतनी ही हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन सेम चीज़ नहीं होती। बट यहाँ पे फ़र्क क्या है दोनों के बीच में, ये भी आपको समझना चाहिए। इन्फ्लेशन होता है देश के अंदर चीज़ों के दाम बढ़ना, डिवैल्यूएशन होता है बाहर की दुनिया के सामने, मतलब आपकी करेंसी दूसरी करेंसी, जैसे यहाँ पे डॉलर हो गया, उसके कंपैरिजन में कमज़ोर हो जाना। अब ये डिवैल्यूएशन दो तरीके से होता है। पहला, जानबूझकर कुछ देश अपनी करेंसी को इंटरनेशनली वीक करते हैं ताकि उनका एक्सपोर्ट यहाँ पे सस्ता लगे बाकी कंट्रीज़ को। अगर रुपया कमज़ोर है तो इंडिया का बनाया हुआ सामान फॉरेन बायर्स को सस्ता पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। लोग बोलेंगे सस्ता सामान यहाँ पे इंडिया में बनता है। बट यहाँ पे दूसरा होता है फोर्स डिवैल्यूएशन। ये तब होता है जब एक देश के पास फॉरेक्स रिजर्व, मतलब डॉलर या गोल्ड का वो स्टॉक जो वो अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए रखता है, वो यहाँ पे खत्म होने लगते हैं। जब दुनिया को लगता है कि इस देश के पास अपना कमिटमेंट निभाने के लिए पैसे नहीं बचे, तो लोग उसकी करेंसी बेचना शुरू कर देते हैं, और जितना ज़्यादा बिकता है उतनी वैल्यू यहाँ पे कम होती जाती है। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का ये भी गेम है। जहाँ पे आपकी डिमांड जो है वो कम होती है, आपकी करेंसी की वैल्यूएशन वो भी कम होने लगती है, और यहीं से शुरू होता है करेंसी डिवैल्यूएशन का सबसे डेंजरस स्टेप। करेंसी गिरती है, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से चीज़ें खरीदने के लिए अब ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। पेट्रोल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, मशीनरी हो गई, सब महंगा हो जाता है। देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। गवर्नमेंट पैनिक में और करेंसी यहाँ पे प्रिंट करती है ताकि लोगों के हाथ में पैसा रहे। जो वो ग्लास का एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था, वहाँ पे और पानी भरा जाता है, करेंसी की वैल्यू और गिरती जाती है। और ये साइकिल रुकता नहीं है जब तक कोई बाहर से मदद ना आए या गवर्नमेंट सख्त कदम ना उठाए। यही वो साइकिल है जिसने पाकिस्तान, श्रीलंका और हिस्टोरिकली जिम्बाब्वे जैसे देशों को हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंचा दिया। श्रीलंका का एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। श्रीलंका में 2022 में इन्फ्लेशन 70% तक पहुंच गया था, मतलब जो चीज़ पिछले साल 100 रुपए की थी वो अब 170 की हो गई, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। तो सवाल यहाँ पे आता है कि इस साइकिल को आखिर रोकता कौन है? ज़्यादातर केसेस में दो चीज़ें। एक, देश का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का यहाँ पे आरबीआई हो गया, वो अपने फॉरेन रिजर्व्स यूज़ करके मार्केट में डॉलर बेचकर करेंसी को सपोर्ट करता है। दूसरा यहाँ पे है कि अगर रिजर्व्स खत्म हो जाए तो देश को जाना पड़ता है आईएमएफ,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो क्राइसिस में देशों को लोन देता है, लेकिन सख्त शर्तों पे। सब्सिडी कम करो, स्पेंडिंग कंट्रोल करो, करेंसी को मार्केट के हिसाब से चलने दो। यहाँ शर्तें पॉलिटिकली बहुत पेनफुल होती हैं, क्योंकि इनका मतलब होता है कि आम जनता के लिए महंगाई और कटबैक्स। तो बेसिक मैकेनिज्म ये है कि करेंसी की वैल्यू ट्रस्ट पर टिकी है। वो ट्रस्ट गिरता है जब प्रिंट ज़्यादा होता है, रिजर्व्स कम होते हैं, या दुनिया को लगता है कि देश अपना वादा नहीं निभा पाएगा। और एक बार ये ट्रस्ट गिरना शुरू हो तो साइकिल खुद को फीड करती रहती है। तो अब सवाल यहाँ पे यह है कि इंडिया इन सब चीज़ों में कहाँ पे खड़ा है। इंडिया ने ये मैकेनिज्म बहुत क्लोज से देखा है 1991 में। उस वक्त इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि देश के पास सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट जितना पैसा बचा था। सरकार को अपना गोल्ड फिजिकली प्लेन में भरकर बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक को प्लेज करना पड़ा ताकि लोन मिल सके यहाँ पे। और यूएस क्राइसिस के बाद इंडिया ने अपना रुपए जानबूझकर यहाँ पे डीवैल्यू भी किया, 2 स्टेप्स में करीब 18 से 19% तक, ताकि एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कॉम्पिटिटिव हो सके और रिजर्व्स यहाँ पे बिल्ड हो सके। वही क्राइसिस था जिसने इंडिया को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ यहाँ पे धकेला, जो आज की इकॉनमी की नींव है। बट आज इंडिया की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। आरबीआई के पास एक हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व, काफ़ी महीनों के इंपोर्ट्स कवर करने जितना। इंडिया मैनेज फ्लोट सिस्टम फॉलो करता है, मतलब रुपए मार्केट के हिसाब से चलता है, लेकिन आरबीआई ज़्यादा वॉलेटिलिटी को यहाँ पे कंट्रोल करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रुपया यहाँ पे स्टेबल है। पिछले कुछ दशकों में रुपए डॉलर के सामने धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, 70 के आसपास से आज के टाइम में 90s की रेंज तक। ये एक सडन क्रैश नहीं है जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका में हुआ, ये एक स्लो कंट्रोल डिप्रिसिएशन है, लेकिन असर तो पड़ता ही है। एंड अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों का आपकी जेब में क्या असर पड़ता है। अगर आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हो, आपकी फीस डॉलर में बढ़ जाती है। अगर आप पेट्रोल भरवाते हो, इंडिया अपना ज़्यादातर क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करता है, तो वीक रुपए सीधा आपकी फ्यूल प्राइसेस में दिखता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इंपोर्टेड गुड्स खरीदते हो, उसका प्राइस भी रुपए की वैल्यू से जुड़ा है। इसको बहुत सिंपली एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे विदेश पढ़ने गया है और उसकी फीस यहाँ पे $10,000 है। एक टाइम था जब वो फीस यहाँ पे 7 लाख में कवर हो जाती थी। आज का टाइम वो जहाँ पे वो फीस जो है वो 9,50,000 में कवर होती है। स्कूल ने अपनी फीस या कॉलेज ने अपनी फीस नहीं बढ़ाई, बट रुपया गिरा है, इसकी वजह से आपने 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है इस चीज़ की, जो कि है आईटी सेक्टर्स, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस भेजने वाले एनआरआईज के लिए। वीक रुपया एक्चुअली फ़ायदा देता है, क्योंकि उन्हें डॉलर में कमाई मिलती है जो इंडिया में आकर ज़्यादा रुपए बनती है। तो करेंसी डिवैल्यूएशन कोई एक तरफा विलन नहीं है, ये एक ट्रेड ऑफ है। सवाल बस इतना है, इंडिया उस ट्रेड ऑफ को कंट्रोल में रख पा रहा है या नहीं, जबकि कई देश उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपने समझना ज़रूरी है कि करेंसी सिर्फ कागज़ नहीं है, वो एक देश का प्रॉमिस है कि जो आप कमा रहे हो वो कल भी उतने का ही रहेगा। बट जब वो प्रॉमिस टूटने लगता है, चीज़ें सस्ती नहीं महंगी लगने लगती हैं, और वो फ़र्क सबसे पहले सबसे गरीब इंसान को महसूस होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो वाइड वर्ल्ड को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें। हम आगे एक वीडियो ला रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व पर, कि असल में ये रिजर्व होता क्या है और देश इसे कैसे बिल्ड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।